पिता रोशनलाल एक सरकारी बस ड्राइवर थे। कविता कई बार अपने पिता के साथ ड्यूटी पर चली जाती थी। बाबा, मुझे भी बस चलाना सिखाओ ना, मेरा बहुत मन है। ठीक है बिटिया, जिस दिन मेरी छुट्टी होती है उस दिन तू सीख ले। हाँ बाबा, अब तो मैं भी तेज रफ्तार से बस चलाऊंगी। कविता बिटिया, कोई भी वाहन हमेशा संभल कर चलाना चाहिए ताकि किसी को भी नुकसान न पहुँचे और कोई दुर्घटना भी ना हो। चलो आ गया, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है। माँ, पिताजी ने मुझे कह दिया है वो मुझे बस चलाना सिखाएंगे। ठीक है दादी अम्मा, सीख लेना। चलो अब दोनों मिलकर खाना खा लो। और फिर कविता की जिद पर रोशनलाल ने उसे बस चलाना सिखाना शुरू कर दिया। जब भी रोशनलाल की छुट्टी होती थी वो कविता को बस चलाने का अभ्यास करवाया करता था। धीरे धीरे कविता पूरी तरह से बस को चलाना सीख गई। वक्त मानो पंख लगा के उड़ गया। कविता की शादी के कुछ समय पश्चात ही रोशनलाल का देहांत हो गया। उधर कविता अपने ससुराल में सुखपूर्वक रह रही थी। उसका 2 साल का बेटा भी हो चुका था। एक दिन, माँ जी, आजकल सूरज देर से लौटते हैं। पहले तो हमेशा समय पर काम से आ जाते थे, पता नहीं अब क्या हो गया है। रात के 12 बज चुके हैं। चिंता मत कर बहू, आजकल दुकान पर काम ज्यादा होगा, तभी लेट हो जाता होगा, आ जाएगा। ये तू मेरे खिलाफ माँ को क्या भड़का रही है? लेट हुआ हूँ, कहीं चला तो नहीं गया जो इतना घर सिर पर उठा रखा है तूने? नहीं, मैं तो बस माँ जी से ये कह रही थी कि आजकल आपको घर आने में बहुत देर हो जाती है। आप बैठो, मैं आपका खाना लगा देती हूँ। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मैं खाकर आया हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए सोने जा रहा हूँ। मेरे कमरे की लाइट मत जलाना बार बार, नहीं तो मेरी नींद खराब होती है। और इस सोनू का भी थोड़ा मुंह बंद करके रख, सारी रात रोता रहता है। सूरज, वो तेरा बेटा है, तुझे होता क्या जा रहा है? सूरज गुस्से में कमरे में जाकर सो जाता है। सूरज का व्यवहार दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। वो बहुत ही चिड़चिड़ा व्यवहार करता था। भले ही उसकी माँ क्यों ना हो, उसको भी वो खरी खोटी सुना ही देता था। माँ, जब भी काम पर निकलने लगो मुझे टोक ही देती हो। अब जल्दी बताओ कौन सी दवाई लानी है, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं लेट हो जाता हूँ रात को दुकान बढ़ाने में। माँ जी, आपकी दवाइयाँ मैं ले आऊंगी, आप मुझे दीजिए पर्चा। कविता, पहले तो सूरज ऐसा व्यवहार नहीं करता था, पर कुछ ही दिनों से उसने अपना ऐसा स्वभाव बना लिया है। मुझे तो उसकी चिंता लग रही है, पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है। सूरज के मन में जो भी चल रहा था वो शायद कुछ गलत ही था। मनोरमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने घर में ले आऊंगा। मुझे थोड़ा सा वक्त दो। सूरज, पिछले 6 महीने से तुम मुझे कह रहे हो कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दोगे और मुझसे शादी करोगे। मुझे कल तक तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के तलाक के पेपर सामने चाहिए, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तुम आज ही अपनी बीवी से ये बात कह दोगे। नहीं मनोरमा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं आज ही कविता को तलाक की बात कह दूंगा, मेरा विश्वास करो। सूरज घर आता है और तलाक के बारे में अपनी माँ और कविता से बात करता है। सूरज, तू क्या बात कर रहा है? तू बहू को छोड़ देगा, वो भी एक लड़की के लिए? मुझे शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। और भला ये क्यों घर छोड़कर जाएगी? घर छोड़कर तू जाएगा, ये घर इसका भी है। मैं इसे शादी करके बहू बना कर लाई थी। मैं मनोरमा से प्यार करता हूँ और उसके साथ ही रहूंगा। मैं उससे शादी कर रहा हूँ, मैं उसे वचन दे चुका हूँ। अगर ये तलाक नहीं दे सकती तो मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। इसका मेरे से आज के बाद कोई रिश्ता नहीं रहेगा। नहीं नहीं, आप ये घर छोड़कर मत जाओ। मैं सोनू को लेकर माँ के घर चली जाऊंगी। कविता, मैं भी इस लड़के के साथ इस घर में नहीं रहना चाहती। मैं तेरे साथ चलती हूँ, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं। उस लड़की के कहने पर आगे चलकर ये मुझे भी इस घर से निकाल देगा। मुझ बूढ़ी सास को अपने साथ ले जा सकती हो क्या? माँ जी, आप मेरे लिए इस घर को छोड़ रही हैं। मैं सच में बड़ी भाग्यवान हूँ जो आप जैसी माँ समान सास मेरी किस्मत में ईश्वर ने दी। और फिर कविता अपनी सास के साथ अपने मायके आ जाती है। जानकी कविता की आप बीती सुनकर बहुत दुखी होती है। कुछ दिन बाद कविता अपनी माँ से कहती है, माँ, सोनू भी बड़ा हो रहा है, क्यों ना मैं कोई नौकरी कर लूं जिससे घर का खर्च भी निकाल सकूंगी। अगर तुम कहो तो मैं रामनाथ चाचा जी से बस ड्राइवर की नौकरी के लिए अर्जी दे दूं। वो पिताजी को अच्छे से जानते हैं, हो सकता है वो मेरी कुछ सहायता कर दे। बहू, तुम बस चलाना जानती हो? ये बात तो मुझे आज पता चली। माँ जी, मेरे पिताजी ने ही मुझे बस चलाना सिखाया था। मुझे नहीं पता था कि आज वो बस चलाने का शौक मेरी जरूरत बन जाएगा और मेरे काम आएगा। ठीक है कविता, जैसा तू ठीक समझे, तू जाकर रामनाथ जी से बात कर ले। कविता रामनाथ जी के पास जाती है और वो कविता को देखते ही पहचान लेते हैं। कविता, तुम्हारे पिता रोशनलाल बहुत ही भरोसे के ड्राइवर रहे हैं। उन्होंने हमेशा सरकारी नौकरी को इज्जत और मान सम्मान दिया है और उन्होंने पूरे फर्ज के साथ हमेशा अपनी बस ड्राइवर की ड्यूटी को निभाया था। मैं जानता हूँ तुम भी अपने पिता की तरह ही एक अच्छी बस ड्राइवर साबित होगी। तुम्हारे पिता की जगह तुम्हें नौकरी मिल सकती है। तुम्हारी कुछ ट्रेनिंग और टेस्ट होंगे
उसके बाद तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। मैं आज ही तुम्हारी तरफ से अर्जी दे देता हूँ। जैसे ही तुम्हारा नंबर आएगा तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रामनाथ चाचा जी। आज मेरी मजबूरी में आपने इतनी बड़ी सहायता की है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लोग नारी को बहुत ही कमजोर समझते थे और इस तरह की ड्यूटी देते हुए डरते थे, पर आपने मुझ पर विश्वास किया और मुझे इस काबिल समझा। बेटा, आज के जमाने में लड़कियां भी लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और मैं तुम्हारी इस कोशिश का सम्मान करता हूँ। और फिर कविता को बस ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है। कविता घर आकर अपनी माँ और अपनी सास को नौकरी मिलने की बात बताती है। अब तो मेरी बहू बस ड्राइवर बहू कहलाएगी। मुझे तुम पर गर्व है बेटी। मुझे पता है कविता, अपने पिता से सीखे हुए हुनर का तुम मान बढ़ाओगी। कविता बस ड्राइवर बनकर रोजाना यात्रियों को एक शहर से दूसरे शहर ले जाने और लाने का काम करती थी। वो अपना काम पूरी ईमानदारी से निभा रही थी। कभी कभी उसे थकान हो जाती थी, पर अपने बेटे सोनू का हंसता हुआ चेहरा देखकर वो अपनी सारी थकान को भुला देती थी। कविता के इस काम में उसकी माँ और सास दोनों ने मिलकर सहयोग दिया, पर शायद उसकी किस्मत में अभी कुछ और देखना बाकी था। एक दिन कविता जब दूसरे शहर यात्रियों को लेकर जा रही थी। ड्राइवर मैम, सामने कोई जख्मी हालत में गिरा पड़ा है, बस को रोकिए। हाँ योगेश, ये तो कोई काफी जख्मी लगता है, मैं बस रोकती हूँ। कविता बस को रोकती है और कुछ यात्री बस से नीचे उतरकर उस जख्मी व्यक्ति के पास जाते हैं। इस व्यक्ति की तो सांसें चल रही हैं, इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। इस बस में कोई डॉक्टर है जो इनको बस से उतरकर चेक कर सके? पर बस में कोई भी डॉक्टर नहीं था। मैं डॉक्टर तो नहीं, पर एक मेडिकल शॉप चलाता हूँ। यदि आप सब कहें तो मेरे पास कुछ बैंडेज हैं जो मैं अपनी शॉप के लिए ले जा रहा था। हॉस्पिटल पहुँचने तक के लिए मैं इनकी पट्टी कर सकता हूँ। जी चलिए आप मेरे साथ। फिर तो हमें उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। कविता उस व्यक्ति को लेकर बस से नीचे उतरती है और वो जैसे ही जख्मी व्यक्ति के पास पहुंचती है वो चौंक जाती है। सूरज, आप? हे भगवान, ये आपको क्या हो गया? कविता मैम, आप इन्हें जानती हैं? प्लीज योगेश भैया, इन्हें किसी तरह बस में ले चलिए। व्यक्ति सूरज के माथे पर पट्टी बांध देता है और फिर कंडक्टर और यात्रियों की सहायता से कविता बस में सूरज को शहर तक ले जाती है और वहीं से सूरज को अस्पताल ले जाते हैं। सूरज को होश आता है तो उसे सारी बात पता चलती है। तभी कविता के फोन पर उसकी सास का फोन आ जाता है। कविता अपनी सास को सारी बात बताती है। ये सब क्या है सूरज? ये क्या हाल बना लिया है आपने अपना? तुम्हारे जाने के बाद मनोरमा ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे लूट कर भाग गई। सूरज फूट फूट कर रोने लगता है। कविता को शहर वापस लौटना था। वो सूरज को अपने साथ घर ले आती है। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ जी, मैंने आपका और आपकी बेटी का दिल दुखाया है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैं मनोरमा के बहकावे में आ गया था। कविता, आज तुम मेरे बिना चल सकती हो। बस तुम सबसे मिलकर माफी मांगना चाहता था और एक बार सोनू को गले लगाना चाहता था। अब मैं चलता हूँ। सूरज, आपको अपने किए की जितनी सजा मिलनी थी वो मिल चुकी है। मैं नहीं चाहती कि एक बेटा अपनी माँ से दूर हो। मैंने रातों में माँ जी को आपके लिए रोते हुए देखा है। मैंने आपको माफ किया। माँ जी, मेरी ड्यूटी का टाइम हो रहा है। सोनू का ध्यान रखिएगा, मैं चलती हूँ। और फिर सूरज को माफ करके कविता एक होनहार बहू का परिचय देती है और एक बस ड्राइवर बहू अपने एक और सफर पर निकल पड़ती है।